आप सबका एसके वीडियोस में स्वागत है। आपको बता दें कि आज से 50 वर्ष पहले यानी 1975 की तारीख 15 अगस्त को शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, उनकी माता और उनके 3 भाइयों समेत 18 सदस्यों की सैन्य अधिकारियों ने उनके घर में ही हत्या कर दी थी। बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिलने के बाद उनके पिता मुजीबुर रहमान देश के राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री बने थे। शेख हसीना की जान इसलिए बच पाई क्योंकि वह अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ विदेश में थी। शेख हसीना के पति न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और वे जर्मन में थे। पिता की हत्या के 15 दिन पहले ही शेख हसीना बांग्लादेश से जर्मनी गई थी। यानी 30 जुलाई 1975 को शेख हसीना और शेख रेहाना ने अपने पिता, माता और 3 भाइयों को अंतिम बार देखा था। जब वे जर्मनी जा रही थी तो शायद इतना भी वो भांप नहीं पाई होंगी कि महज 15 दिन के भीतर पूरा परिवार ही नष्ट होने वाला है। 7 मार्च 1971 के दिन ढाका का रेस कोर्स मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहां मौजूद लगभग 10 लाख लोगों के हाथों में बांस के डंडे थे। पाकिस्तानी सैनिकों के संभावित हमले से बचने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रतिरोध या अवज्ञा के प्रतीक के तौर पर। आज़ादी के पक्ष में नारे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भीड़ का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहा था। सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए रेडियो पाकिस्तान का ढाका स्टेशन शेख मुजीब के उस भाषण को पूरे प्रांत में लाइव प्रसारित करने की अंतिम तैयारी कर रहा था। हालांकि सेना ने भी उनकी इस कोशिश को विफल करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। शेख मुजीब ने बोलना शुरू किया। वो भाषण नहीं, एक ललकार थी पाकिस्तानी सैनिक शासन के खिलाफ। बाद में इस भाषण को उपमहाद्वीप में दिए गए सभी राजनीतिक भाषणों में सबसे ऊंची पायदान पर रखा गया। कुछ दिनों बाद समस्या का राजनीतिक हल ढूंढने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ढाका पहुंचे। फौरन ही संकेत मिलने लगे कि याहिया खान सत्ता सौंपने की पूर्व पाकिस्तान के लोगों की मांग को अस्वीकार करने जा रहे हैं। 23 मार्च को जब शेख याहिया से बात करने प्रेसिडेंट हाउस गए तो उनकी कार में बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, मानो वो आजाद बंगाली राज्य के नेता के पद पर आसीन हो चुके हों। 25 मार्च की शाम होते होते यह खबर फैलने लगी कि राष्ट्रपति याहिया खान अपने दल सहित वापस पाकिस्तान लौट गए हैं। रात 11:30 बजे लगा कि जैसे पूरे शहर पर पाकिस्तानी सेना ने हमला बोल दिया हो। ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत हो चुकी थी। सैयद बदरुल हसन अपनी किताब फ्रॉम रिबेल टू फाउंडिंग फादर में लिखते हैं कि शेख की सबसे बड़ी बेटी हसीना ने उन्हें बताया कि जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, शेख ने वायरलेस से संदेश भेज बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा कर दी। शेख ने कहा, मैं बांग्लादेश के लोगों को आह्वान करता हूं कि वो जहां भी हों और जो भी उनके हाथ में हो उसे पाकिस्तानी सेना का प्रतिरोध करें। आपकी लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक पाकिस्तानी सेना का एक एक सैनिक को बांग्लादेश की धरती से निष्कासित ना कर दिया जाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश की मुहिम को कैसे रिपोर्ट किया था। रात को करीब 1 बजे पाकिस्तानी सेना का एक दल 32 धनमंडी स्थित शेख मुजीब के घर पहुंचा, जहां शेख मुजीब उनका इंतजार कर रहे थे। गेट पर पहुंचते ही सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। शेख की सुरक्षा देख रहे एक स्थानीय सुरक्षाकर्मी को भी एक गोली लगी और उसकी तुरंत मौत हो गई।
सेना के एक अफसर ने लाउडस्पीकर पर चिल्लाकर कहा कि शेख नीचे आकर सेना के सामने आत्मसमर्पण करें। शेख खुद नीचे चलकर आए, जहां सैनिकों ने बंदूक के बट से धक्का देते हुए उन्हें एक जीप में बिठाया और वहां से निकल गए। शेख को गिरफ्तार करने वाले अफसर ने वायरलेस पर संदेश दिया, बिग वर्ड इन केस स्मॉल वर्ड्स हैव फ्लोन। बड़ी चिड़िया पिंजरे में है, छोटी चिड़िया उड़ गई है। बदरुल हसन लिखते हैं कि शेख को गिरफ्तार करने वाले अफसर ने जनरल टिक्का खान से फोन पर पूछा, क्या वो चाहते हैं कि शेख मुजीब को उनके सामने पेश किया जाए। जनरल ने गुस्से में जवाब दिया था, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। शेख को 3 दिनों तक कंटोनमेंट कॉलेज में रखा गया और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान ले जाया गया। पाकिस्तान में उन्हें मियांवाली जेल में एक काल कोठरी में रखा गया, जहां उन्हें रेडियो टेलीविजन तो दूर अखबार तक भी उपलब्ध नहीं कराया गया। शेख करीब 9 महीने तक उस जेल में रहे। 6 दिसंबर से भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म होने तक यानी 16 दिसंबर के बीच एक सैनिक ट्राइब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। इसके बीच पाकिस्तान की सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में आ गई। उन्होंने आदेश दिया कि मुजीब को मियांवाली जेल से निकालकर रावलपिंडी के पास एक गेस्ट हाउस में ले जाया जाए। कुलदीप नैयर अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में लिखते हैं, मुजीब ने मुझे बताया कि एक दिन अचानक भुट्टो उनसे मिलने गेस्ट हाउस आ गए। मुजीब ने उनसे पूछा, आप यहाँ कैसे? भुट्टो ने जवाब दिया, मैं पाकिस्तान का राष्ट्रपति हूँ। इस पर मुजीब हंसने लगे और बोले कि इस पद पर तो मेरा हक बनता है। भुट्टो सीधे मुद्दे पर आ गई। उन्होंने पेशकश की कि अगर शेख राजी हों तो विदेशी मामले, रक्षा, संचार विभाग और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर चलाएंगे। शेख ने कहा कि इस समय मैं आपकी कैद में हूं। अपने लोगों से सलाह मशवरा किए बगैर मेरे लिए कोई भी वचन देना संभव नहीं होगा। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर कमाल हुसैन भी, जो उस समय शेख के साथ पाकिस्तान जेल में थे, इस बात की पुष्टि करते हैं। उन्होंने बताया था, भुट्टो आखिरी समय तक पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ संबंध बनाए रखने के लिए दबाव डालते रहे। जिस दिन शेख को छोड़ा जाना था और वो लंदन के लिए उड़ान भरने वाले थे, भुट्टो ने कहा कि वो एक दिन रुक जाएं, क्योंकि अगले दिन ईरान के शाह आ रहे थे और वो उनसे मिलना चाहते थे। शेख समझ गए कि वो ईरान के शाह से उन पर दबाव डलवाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भुट्टो का प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है। अगर वो चाहें तो उन्हें दोबारा जेल में भिजवा सकते हैं। 7 जनवरी 1972 की रात भुट्टो स्वयं मुजीब और कमाल हुसैन को छोड़ने रावलपिंडी के चकलाल हवाई अड्डे गए। उन्होंने बिना कोई शब्द कहे मुजीब को विदा किया और मुजीब भी बिना पीछे देखे तेजी से हवाई जहाज की सीढ़ियां चढ़ गए। लंदन में 2 दिन रुकने के बाद मुजीब 9 जनवरी की शाम ढाका के लिए रवाना हुए। रास्ते में वो कुछ घंटे के लिए नई दिल्ली में रुके। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति गिरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनका पूरा मंत्रिमंडल, सेना के तीनों अंगों के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय शेख के स्वागत में दिल्ली के हवाई अड्डे पर मौजूद थे। सबकी आंखें नम थी। ऐसा लग रहा था कि किसी परिवार का पूर्ण मिलन हो रहा हो। सेना के कंटोनमेंट के मैदान पर मुजीब ने एक जनसभा में बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में मदद करने के लिए भारत की जनता को धन्यवाद दिया। शेख ने अपना भाषण अंग्रेजी में शुरू किया, लेकिन तभी मंच पर मौजूद इंदिरा गांधी ने उनसे अनुरोध किया कि वो बांग्ला में भाषण दें। दिल्ली में 2 घंटे रुकने के बाद जब शेख ढाका पहुंचे तो करीब 10 लाख लोग उनके स्वागत में ढाका हवाई अड्डे पर मौजूद थे। 9 महीने तक
पाकिस्तान जेल में रहने के बाद काफी वजन खो चुके शेख मुजीब ने अपने दाहिने हाथ से अपने बड़े हुए बालों को पीछे किया और प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद आगे बढ़कर अपने नेता को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। रेस कोर्स मैदान पर लाखों की भीड़ के सामने उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। महान कवि को उद्धृत करते हुए शेख ने कहा कि आपने एक बार शिकायत की थी कि बंगाल के लोग सिर्फ बंगाली ही बने रहे, अभी तक सच्चे इंसान नहीं बन पाए। नाटकीय अंदाज में मुजीब ने कहा, हे महान कवि, वापस आओ और देखो किस तरह तुम्हारे बंगाली लोग उन विलक्षण इंसानों में तब्दील हो गए हैं जिनकी कभी आपने कल्पना की थी। शेख मुजीब ने सत्ता संभाली और बंगाल देश के पुनर्निर्माण में लग गई, लेकिन हर परिकथा का एक दुखद अंत भी होता है। 1975 आते आते चीजें उनके हाथ से निकलने लगी। भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और भाई भतीजावाद को शय मिलने लगी। लोगों में असंतोष के साथ साथ सेना में भी असंतोष बढ़ने लगा। 15 अगस्त 1975 की सुबह सेना के कुछ जूनियर अफसर ने शेख के 32 धनमंडी स्थित आवास पर हमला बोल दिया। गोलियों की आवाज सुनते ही शेख ने सेना अध्यक्ष जनरल सफी उल्लाह को फोन मिलाया। जनरल सफी उल्लाह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था कि मुजीब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा था, तुम्हारे सैनिकों ने मेरे घर पर हमला बोल दिया है, उन्हें वापस आने का आदेश दो। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अपने घर से निकलकर बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर सैयद बदरुल हसन सेनाध्यक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हैं। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा था, आप कैसे अपने राष्ट्रपति से इस तरह की बात कर सकते हैं? क्या आपसे ये सोच रहे हैं कि वो अपने घर की दीवार फलांग कर सड़क पर आ जाएंगे, और वो भी उस समय जब उनके चारों तरफ गोलियां चल रही हों? नीचे हो रही गोलाबारी को सुन शेख सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे कि उन पर गोली चलाई गई। मुजीब मुंह के बल गिर पड़े और नीचे तक गिरते गए। उनका फेवरेट पाइप अभी भी उनके हाथ में था। इसके बाद मौत का तांडव शुरू हुआ। पहले बेगम मुजीब को गोली मारी गई, फिर बारी आई उनके दूसरे पुत्र जमाल की। उनकी दोनों बहुओं को भी बख्शा नहीं गया और यहाँ तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साल के रसेल मुजीब को भी मौत की घाट उतारा गया। दिल्ली में ब्यूरो प्रमुख रहे सुभाष चक्रवर्ती ने बताया कि भारत के बांग्लादेश में तत्कालीन उच्चायुक्त समर सेन और उनके दोस्त थे। उन्होंने उन्हें बताया कि उस दिन 32 धनमंडी में वास्तव में क्या हुआ था। उन्होंने कहा, जब ये लोग मुजीब के घर में घुसे तो वो बाहर आए। उन्हें लगा कि वो गलती से उनके घर में घुस गए हैं। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि तुम चाहते क्या हो? उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो लोग उन्हें मारने आए हैं। उन्हें मारा गया बेरहम तरीके से और मारने के बाद उन्हें किसी कंधे पर नहीं बल्कि घसीटते हुए घर से बाहर लाया गया। इंतजार करते हुए ट्रक में फेंक दिया गया। 16 अगस्त की सुबह सैनिकों ने सारे शवों को इकट्ठा किया और मुजीब को छोड़कर सबको बैनानी कब्रिस्तान में एक बड़े गड्ढे में दफना दिया। मुजीब के सबको हेलीकॉप्टर से उनके पैतृक गांव टांगीपारा ले जाया गया। सैनिकों ने उनके गांवों को घेर लिया ताकि लोग उनकी नमाजें जनाजे में शरीक ना हो पाएं। सैनिक जोर दे रहे थे कि शव को जितनी जल्दी हो सके दफनाया जाए, लेकिन गांव का एक मौलाना इस बात पर अड़ गया कि शव को बिना नहलाए दफनाया नहीं जा सकता। बदरुल हसन लिखते हैं कि गांव में नहलाने के लिए कोई साबुन उपलब्ध नहीं था। अंत उन्हें कपड़ा धोने वाले खुरदरे साबुन से नहलाया गया और उनके पिता की कब्र के बगल में दफना दिया गया। उस शाम बारिश शुरू हुई तो उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। गांव के बड़े बूढ़ों के कहते सुना गया, उनको जिस निर्ममता से मारा गया शायद प्रकृति भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। मूसलधार बारिश उसके आंसुओं का प्रतीक थी, लेकिन इसे
एक विडंबना ही कहा जाएगा कि उस शाम बांग्लादेश के राष्ट्रपति के लिए आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं था। इसके बाद उस समय भारत की आयरन लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मुजीबुर रहमान की बेटी और आयरन लेडी कही जाने वाली शेख हसीना उनकी बहन की चिंता हुई और उन्होंने हसीना को भारत में शरण देने का फैसला लिया। उन्होंने जर्मनी में अपने राजदूत हुमायूं राशिद चौधरी को हसीना के पास भेजा और दोनों बहनों को भारत बुला लिया। वह ऐसा दौर था जब हसीना के ऊपर असुरक्षा की तलवार लटक रही थी। हालांकि प्लान बनाया गया कि 14 अगस्त 1975 को दोपहर में शेख हसीना अपने पति के साथ जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से एयर इंडिया के विमान से उड़ान भरी और 25 अगस्त 1975 की सुबह भारत में कदम रखा। हसीना को उस समय 56 रिंग रोड स्थित एक सेफ हाउस में रखा गया। इंदिरा गांधी को उनकी सुरक्षा की काफी चिंता थी और इसलिए यहाँ तक कि उनकी असली पहचान भी छिपाई गई। उन्हें मिस्टर और मिसिज मजूमदार के नाम से बुलाया जाता था। कुछ दिन बाद शेख हसीना को रहने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पंडारा पार्क से सी ब्लॉक स्थित 3 कमरों का एक मकान भी दिया गया। 1981 में अपने वतन लौट गई थी शेख हसीना। हसीना ने भारत में 6 साल निर्वासन में बिताए। बाद में उन्हें उनके पिता द्वारा स्थापित पार्टी अवामी लीग का नेता चुना गया। हसीना 13 मई 1981 में अपने देश बांग्लादेश लौट आई। 1996 में पहली शेख हसीना 2009 से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस दक्षिण एशियाई देश की बागडोर संभाल रही थी। उन्हें जनवरी में हुए 12वें आम चुनाव में लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री चुना गया। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और उसके सहयोगियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। सितंबर 1947 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में जन्मी हसीना 1960 के दशक के अंत में ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान राजनीति में सक्रिय हो गई थी। पाकिस्तानी सरकार द्वारा अपने पिता की कैद के दौरान उन्होंने उनकी राजनीतिक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य भी किया था। आयरन लेडी कही जाती है शेख हसीना। एक समाचार वेबसाइट ने कई साल पहले उन्हें आयरन लेडी का टाइटल दिया था। तब से पश्चिमी मीडिया द्वारा उन्हें संदर्भित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हसीना ने दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकट में निपटने के लिए तारीफ बटोरी। यह वह दौर था जब 2017 में अपने देश में सेना की कार्रवाई के बाद उत्पीड़न से बचने के लिए पड़ोसी देश म्यांमार से भागकर आए 10 लाख लोगों को उन्होंने बांग्लादेश में शरण दी थी। हसीना को भारत और चीन के प्रतिबंधित हितों के बीच कुशलता पूर्वक बातचीत करने का श्रेय भी दिया जाता है। चुनावों से पहले उन्हें दोनों प्रमुख पड़ोसियों और रूस का समर्थन प्राप्त हुआ। उनके करीबी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक काम में डूबी रहने वाली महिला है और वह रोजाना इस्लाम के नियमों का पालन करती हैं। राजनीतिक विरोधियों ने हसीना की सरकार को एक निरंकुश और भ्रष्ट शासन बताया, जबकि नागरिक संस्थाओं से जुड़े लोग और अधिकार समूहों ने उस पर मानवाधिकारों को हनन का आरोप लगाया। तो अब 50 साल बाद लौटना पड़ा उनको भारत। फिर बांग्लादेश में लगातार चौथी बार और कुल मिलाकर 5वीं बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को फिर से करीब 50 साल बाद फिर से भारत आ गई हैं। उनके 15 साल के शासन का नाटकीय ढंग से अंत हो गया है, क्योंकि उन्होंने भीषण विद्रोह के चलते इस्तीफा दे दिया।